Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am Imran Aziz from Shahrija Study Aid Center. Welcome to my channel. Today I am going to teach you about physics for class 9th and 10th, and today's topic is chapter number 7 gravitation. और आज का हमारा जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, उसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में और सेंट्रीपेटल फोर्स के। होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, लेट्स सी व्हाट इज ग्रेविटेशन। हमारा पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन एक ऐसा फिनोमेना है, एक नेचुरल फिनोमेना है, एक मज़र है कुदरत की तरफ से, कि पूरे यूनिवर्स में कोई सी भी दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स। कि कोई सी भी दो बॉडीज़ हों, वो पूरे यूनिवर्स की बात होती है कि उसमें कोई भी दो बॉडीज़ हों, चाहे वो अर्थ और मून हो, चाहे वो सन और अर्थ हो, चाहे वो दो प्लैनेट्स हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हमारे अर्थ पर हो, दो ऑब्जेक्ट्स हों, दो बॉडीज़ हों, तो उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, उनके मास के हिसाब से, कि जो बॉडी जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। दिस अट्रैक्शन इज़ यूनिवर्सल, यानी ये पूरे यूनिवर्स में कोई सी भी दो बॉडीज हो सकती हैं, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा ग्रेविटी से रिलेटेड है। कि ग्रेविटी हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, कि ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो बॉडीज़ जो अर्थ के सरफेस पे मौजूद हैं उन बॉडीज़ को अपनी तरफ अर्थ पुल करती है, और दिस पुल फोर्स ऑफ अर्थ टुवर्ड्स एनी बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को पूरे यूनिवर्स में ले जाएं, इसको हम ब्रॉड व्यू में देखें, तो दिस ग्रेविटी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये फिर कहलाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन जो है वो हम एक दो डिफरेंट फोर्सेस हैं। तो ग्रेविटेशन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects in the whole universe. And gravity is the force of attraction of Earth towards objects placed on its surface। तो ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इन कॉन्सेप्ट का आपस में रिलेशनशिप है। कि ग्रेविटी जो है वो अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दूसरी बॉडीज़ पर जो अर्थ पे रहती हैं, और ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे एक डायग्राम देख रहे हैं, और इस डायग्राम में आपको एक कार दिखाई गई है जो कि एक राउंड अबाउट पे एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमारे जो राउंड अबाउट होते हैं, जो चौरंगी होती है जैसे, उस पर गाड़ियाँ जब घूमती हैं, तो वो गाड़ियाँ जब घूमती हैं तो वो सर्कल में मूव करती हैं, और इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर यूनिफॉर्मली अगर मूव कर रही हो, एक ही स्पीड से अगर कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही हो, तो उसकी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब बॉडीज सर्कल में मूव करती हैं
तो उन पे दो फोर्सेस एक्ट करती हैं जिनकी वजह से बॉडीज़ सर्कल में अपने आप को मेंटेन रखती हैं, यानी अपनी सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखती हैं। दीज टू फोर्सेज आर कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स होती है कि जो बॉडी को सर्कल में रखे और उसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, और हम इसको FC से शो करते हैं। वो फोर्स जो बॉडी को सर्कल में रखे, यानी सर्कल से बाहर ना निकलने दे। अगर ये फोर्स ना हो, दिस इज द सेंट्रीपेटल फोर्स, तो बॉडी की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगी विद सम वेलोसिटी। तो अगर बॉडी पे ये फोर्स ना हो तो ये बॉडी, ये कार, ये जो भी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगी। लेकिन अगर उसको सर्कल में मूव रखना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मेंटेन रखती है। ये फोर्स मौजूद रहती है जब तक कि बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो। तो इसीलिए द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी टू मेंटेन इट्स सर्कुलर मोशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है? सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। तो इसी वजह से ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन अगर ये सिर्फ सेंट्रीपेटल फोर्स बॉडी पे लगे तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता सर्कल के सेंटर के करीब आती जाएगी और बिल आखिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सेंटर में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के अपोजिट भी होगी, जो इसके अपोजिट होगी और इक्वल होगी। और इसी दोनों फोर्सेस के अपोजिट और इक्वल होने की वजह से ये बॉडी ना तो सर्कल के सेंटर में आ रही है ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स, और ना ही सर्कल से बाहर निकल रही है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दीज टू फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस मोशन ऑफ बॉडी इन द सर्कल। तो सेंट्रीपेटल फोर्स आपने उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स को हम FC से शो करते हैं, और इस फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है mv²/r। हेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी बॉडी है उसका मास कुछ ना कुछ होगा, m। इसी तरह से v उसकी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, सर्कल में रोटेट कर रही है। और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। r जो है वो सर्कल का रेडियस है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर सेंट्रीपेटल फोर्स को बनाती हैं। इस फॉर्मूले से हम सेंट्रीपेटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे बुक में नहीं है, इसलिए मैं इसकी डेरिवेशन यहाँ पर नहीं कराऊंगा। जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है और सेंट्रीपेटल फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। दो चीज़ों की वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स इंक्रीज होती है और एक चीज़ की वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स डिक्रीज होती है। कि अगर मास इंक्रीज किया जाए तो सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ जाएगी। तो सेंट्रीपेटल फोर्स को चेंज करने के लिए या सेंट्रीपेटल फोर्स पे इफेक्ट होने वाले फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रीपेटल फोर्स। नंबर 1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मास इंक्रीज होगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स भी इंक्रीज होगी। जितनी बॉडी हल्की होगी यानी मास कम होगा, उस पर सेंट्रीपेटल फोर्स उतनी ही कम होगी और उसको सर्कल में उतनी ही आसानी से उसे सर्कल से बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि उसका मास कम है। आपने देखा है कि एक साइकिल या एक बाइक अगर बहुत तेज़ी से अगर किसी राउंड अबाउट पे चलेगी तो उसके गिरने का खतरा होता है बाहर की तरफ, यानी सर्कल से बाहर गिर जाती है। लेकिन अगर कोई कार होगी, कोई बस होगी या ट्रक होगा तो उसका मास चूँकि ज़्यादा होता है इसलिए उसको सर्कल से बाहर निकलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। उस पर सेंट्रीपेटल फोर्स ज़्यादा होगी जो उसको सर्कल में मेंटेन रखेगी। तो मास
पे डिपेंड करती है सेंट्रीपेटल फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मास बढ़ाने से सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ जाती है। इसी तरह से सेंट्रीपेटल फोर्स वेलोसिटी यानी स्पीड पे भी डिपेंड करती है कि स्पीड के स्क्वायर के साथ इसका रिलेशनशिप है कि सेंट्रीपेटल फोर्स स्पीड बढ़ने से भी बढ़ जाती है। इसी तरह से रेडियस जो है सर्कल का, इसको बढ़ाने से सेंट्रीपेटल फोर्स कम हो जाती है। जितना बड़ा रेडियस होगा सेंट्रीपेटल फोर्स उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तीसरा फैक्टर है रेडियस, जिस पे सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड करती है, और फोर्स मास एंड वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स का यूनिट क्या होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे निकलेगा? चूंकि फॉर्मूला Fc इज इक्वल टू mv²/r है, इसलिए हम जब इसका यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो हमें इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट यहाँ पुट करने होंगे। तो मास का यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम, यानी SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, या जिसको हम ms-1 भी लिखते हैं। रेडियस चूंकि एक डिस्टेंस है तो उसका यूनिट मीटर होगा। नाउ पुटिंग दीज 3 units in the above formula, we get unit of centripetal force। तो वो यूनिट क्या बनेगा कि मास का यूनिट आप रखेंगे किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी के यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि है मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रेडियस r, और आप इसको r का यूनिट नीचे रखेंगे जो कि है मीटर। नाउ अगर आप देखेंगे कि ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट उसका स्क्वायर है, तो आपने इसका स्क्वायर ले लिया और किलोग्राम के साथ इसका बन गया मीटर का स्क्वायर और सेकंड पर सेकंड का स्क्वायर, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया -2। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि पावर ऑफ पावर, जब पावर ऑफ पावर यानी किसी वेरिएबल की पावर हो और ऊपर एक और पावर हो, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करते हैं। मास की पावर 1 थी और पर पावर 2 थी, 1 2 2, मास की पावर 2 हो गई। और इसी तरह से सेकंड की पावर -1 थी, -1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो -2 आ गई, डिवाइड बाय मीटर जो कि m था, ये ऐसे जैसे आ गया। नाउ अब ये मीटर से 1 मीटर यानी मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि जब दो वेरिएबल सेम वेरिएबल फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं तो उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 में से ये पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो गई, तो अब पावर बची m की 1। लिहाजा अब जो यूनिट बन रहा है वो बन रहा है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। दिस यूनिट इज कॉल्ड न्यूटन। This unit is called Newton. Therefore, the unit of SI unit of centripetal force is Newton. तो आपने देखा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और सेंट्रीपेटल फोर्स भी फोर्स की एक टाइप है। Therefore, the SI unit of centripetal force should be Newton, जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया कि ये न्यूटन कैसे होता है। हमने सेंट्रीपेटल फोर्स हो या किसी भी टाइप की फोर्स हो, तो आइंदा जब भी हम कोई भी फोर्स पढ़ेंगे किसी भी नाम से, उसका यूनिट हमें याद रखना चाहिए कि वो यूनिट न्यूटन ही रहेगा, चाहे फॉर्मूला उसका कोई सा भी हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स जब अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जब भी फोर्स होगी तो इट मीन्स कि सेंट्रीपेटल फोर्स चूँकि एक फोर्स है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन होगी
ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, इट मीन्स के फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी कि द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसको हम AC से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला है v²/r। और इसमें इस फॉर्मूले के ज़रिए अगर हम FC कैलकुलेट करना चाहें तो इसका फॉर्मूला बनता है MAC। और AC की ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है और ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, और MAC ये फॉर्मूला बन गया सेंट्रीपेटल फोर्स का अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम इसमें AC की वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में तो फिर ये v²/r आ जाएगा। तो इस तरह सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा mv²/r जो आपने पढ़ा। तो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स से रिलेटेड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी होती है। Now students, let's see some examples of centripetal and centrifugal force। हमारी लाइफ में सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो उसके चंद एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। नंबर 1, वायरलिंग ऑफ अ मास अटैच टू स्प्रिंग। अगर कोई भी मास, कोई पत्थर है या कोई भी बॉडी है, उसको हम किसी स्ट्रिंग से, किसी डोरी से बांध के और अपने हाथ में लेके इसको घुमाएं तो इसको वायरलिंग कहते हैं। इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कहीं पर कि जैसे टर्किश जो डांसर्स होते हैं, जो उनके ट्रेडिशनल डांसर्स होते हैं, वो एक ऐसा कपड़ा पहनते हैं, वो एक बहुत बड़ा सा एक चोला जैसा होता है, फिर उसको पहन के वो घूमते हैं। तो वो घूमते हैं तो वो चोला जो है वो घूमता है, वो बिल्कुल एक सर्कल बना लेता है, तो वो भी वायरलिंग कहलाती है। तो किसी भी मास को किसी स्ट्रिंग से बांध के अगर आप घुमाएं ऐसे करके तो इट इज़ कॉल्ड वायरलिंग। इसमें भी सेंट्रीपेटल फोर्स है, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स उसमें जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है जो आपने अपने हाथ से प्रोवाइड की है वो सेंट्रीपेटल फोर्स होती है, और साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों मिलकर उसको सर्कल में मूव करती हैं। तो इस सूरत में ये एग्जाम्पल है वायरलिंग। बैंकिंग ऑफ रोड्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक गाड़ी है वो किसी कर्व पाथ से गुजर रही है, तो रोड थोड़ा सा कर्व्ड होता है, इंक्लाइंड होता है, और ये इंक्लाइंड इसलिए किया जाता है ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो गाड़ी या व्हीकल जो है वो अपने ट्रैक से बाहर ना चली जाए और कोई हादसा ना हो। तो इसलिए उसकी थोड़ी सी बैंक कर देते हैं, उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं। आप देख रहे हैं थोड़ा सा इंक्लाइंड है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री पे। उससे ये होता है कि जो रोड का जो रिएक्शन है और उस रिएक्शन की वजह से जो उसमें उसका जो कंपोनेंट है वो सेंटर की तरफ होता है, तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो फ्रिक्शन जो है वो और फिर उसके साथ उसका जो इंक्लिनेशन है वो दोनों सेंट्रीपेटल फोर्स को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कार जो है वो तेज़ स्पीड से भी अगर चल रही हो किसी कर्व पाथ पे, तो हाईवे वगैरह पर, तो जैसे यहाँ से हम कराची से हैदराबाद जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, तो वहाँ अक्सर जो है वो ट्रैफिक बहुत ही स्पीडी होता है, तो वहाँ पर रोड्स को जब कर्व आता है तो बैंक कर दिया जाता है, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं। नंबर 3, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करके किसी भी लिक्विड में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के, सॉलिड को सेपरेट करने के काम आती है। और जैसे कि मशीन देख रहे हैं आप, छोटी सी मशीन होती है, इसमें कोई भी चीज़ इसमें रख के और जब सेपरेट करना हो सेपरेटर के तौर पे, तो उसको सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए उसको वो बहुत तेज़ी से रोटेट करती है इलेक्ट्रिकली, और फिर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसके पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और वो सेपरेट कर लेते हैं हम चीज़ों को। वेल ऑफ डेथ अब बड़ा मशहूर आपने सुना होगा, आप देख रहे हैं डायग्राम में एक जिसे हम कहते हैं मौत का कुआं, जो बचपन में हम देखते थे, सुनते थे। तो मौत का कुआं सर्कस में लगा होता है और उसमें देखें एक बहुत बड़ा एक टावर जैसा होता है, और उस पे जो है वो कार या बाइक जो है वो चल रही होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मौत का कुआं या वेल ऑफ डेथ। इसमें भी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो और उस वेल ऑफ डेथ का जो रिएक्शन है वॉल्स का,
वो दोनों मिलकर जो है वो उसको वेल ऑफ डेथ में रोटेट कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, और वो नीचे नहीं गिरती, हालांकि ग्रेविटी वेट उसका एक्ट कर रहा होता है। तो वो वेट जो है वो उसका रिएक्शन जो होता है, वेल ऑफ डेथ का रिएक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से गाड़ी जो है या बाइक जो है, वो कार जो है वो नीचे नहीं गिरती और चलती रहती है। इसमें स्पीड का भी बहुत अमल दखल है। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी और वो गाड़ी नीचे नहीं गिरेगी। अगर स्पीड कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगी और वो गाड़ी जो है वो नीचे गिर सकती है और यार नीचे। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एक पिक आपके सामने है कि एक एथलीट है, एक प्लेयर है जो कि एक बॉल को अपने हाथ से एक स्ट्रिंग के साथ बांध के वो सर्कल में घुमा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट हो रही है और वो बॉल सर्कल में मूव कर रही है। नेक्स्ट पिक आप ये देख रहे हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के गिर्द और अर्थ भी अपने ऑर्बिट में मेंटेन की हुई है सर्कुलर मोशन को। इट मीन्स कि अर्थ पे भी सेंट्रीपेटल फोर्स मौजूद है जो कि अर्थ को अपने ऑर्बिट में रख रही है। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सेंट्रीपेटल फोर्स सूरज या सन प्रोवाइड कर रहा है। तो अर्थ की और इसी तरह से मून की जो मूवमेंट है अराउंड अर्थ, ये भी सेंट्रीपेटल फोर्स के ज़रिए ही मेंटेन होती है। नाउ सी द नेक्स्ट डायग्राम। आप देख रहे हैं कि ये एक रोलर कोस्टर आप देख रहे हैं कि एक ट्रैक पे ऊपर पहुंची हुई है और ये ट्रैक जो है ये एक सर्कुलर शेप में है, कर्व शेप में है। तो इस पे भी चलते वक्त सेंट्रीपेटल फोर्स का एक देखें वो अमल दखल है। रेड क्रॉस आप देख रहे हैं, एक रेड एरो देख रहे हैं, तो सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ भी मौजूद है। नेक्स्ट पिक ये देखें, आपको एक बॉय, एक लड़का एक बकेट को जो कि पानी से भर के उसको वर्टिकल एक सर्कल में मूव करवा रहा है। तो ये देखें मूवमेंट जो है इसके ज़रिए पानी जो है वो इस बकेट में से नहीं गिर रहा, हालांकि बकेट जो है वो इस वक्त बिल्कुल उल्टी एक इन्वर्टेड पोजीशन में है। तो इसको अगर आप करेंगे और इसमें एक स्पीड मेंटेन रखेंगे तो बकेट में पानी डाल के आप स्पिन करें और तो वो पानी नहीं गिरेगा। तो इट मीन्स कि वो पानी क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स मौजूद है उस बकेट पे। तो स्टूडेंट्स, आपने एग्जांपल्स देखी सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। उम्मीद है आपको एग्जांपल समझ में आई होंगी। आप मज़ीद एग्जांपल्स को एक्सप्लोर कीजिए सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, और उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए इसमें हम ये एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर सकें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसमें मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा और उनका सलूशन बताऊंगा। तो पहला प्रॉब्लम हमारा है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि an object of mass 2 kg is moving in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 5 meter per second. Calculate the centripetal force on that mass. तो एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, जो कि यहाँ 2 kg मैंने लिखा है। तो हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे और उस डेटा में हम लिखेंगे मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, and kilogram is the SI unit of mass, therefore there has to be no change in that mass. नंबर 2 स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम v से शो करते हैं, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड भी SI यूनिट है, इसलिए एज इट इज़ लिखा जाएगा। रेडियस ऑफ दैट सर्कल, जिस सर्कल में वो बॉडी मूव कर रही है उसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं कि डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है। देयरफॉर यहाँ पर हम SI यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इस डिस्टेंस के यूनिट को जो कि नॉन SI यूनिट है सेंटीमीटर, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है।
हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, इसके लिए हमारी एक पिछली वीडियो भी आपके पास मौजूद होगी, आप ज़रूर देखिएगा उसको, जिसमें हमने यूनिट कन्वर्जन्स के बारे में बताया है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ इसको सॉल्व करके बताऊँगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। देयरफॉर वी हैव टू कन्वर्ट a small unit into a big unit, a larger unit, therefore we should divide with that factor which is 100 here. तो 50 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास जो मीटर्स आएंगे वो आएंगे 0.5 मीटर्स। तो हम अब डिस्टेंस हमारा कन्वर्ट हो गया SI यूनिट में, तो वो है 0.5 मीटर रेडियस हो गया। सेंटीपेटल फोर्स FC ये हमें रिक्वायर्ड है। नाउ इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स का, जो कि है mv²/r, और उसके बाद इसमें m की, v की और r की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो m की वैल्यू है 2 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय v², v की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका स्क्वायर है लिहाजा हम इस पर स्क्वायर लगाएंगे, और डिवाइडेड बाय r रेडियस विच इज़ 0.5 मीटर। क्योंकि हमने SI यूनिट्स को यूज़ करना है इसलिए हमें 50 सेंटीमीटर की जगह हमें 0.5 मीटर यूज़ करना है। अब हम इस कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखिए 2 जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट्स को हम सेपरेट कर लेंगे सारे के सारे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5², 5² होता है 25 डिवाइडेड बाय 0.5। उसके बाद यूनिट्स अलग हो गए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर किया तो मीटर का भी स्क्वायर हो गया और पर सेकंड का भी स्क्वायर हो गया, तो s की पावर हो गई -2। और ये भी रूल आप जानते हैं मैथमेटिक्स में, पावर ऑफ पावर रूल, और डिवाइडेड बाय मीटर m। नाउ अब यहाँ पर इजी कैलकुलेशन है बहुत ही, आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि आप बार बार कैलकुलेटर यूज़ करें। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी भी नंबर को, वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर का डबल हो जाता है, और डबल करना आसान होता है बजाय इसके कि हम कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई बाय 2 करें। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज़ इक्वल टू 50, यानी क्योंकि 25 का डबल हो गया 50, तो ये हो गया 50/0.5, और यूनिट हमारा m से 1m यानी 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट बचा हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, पर स्क्वायर सेकेंड। अब दूसरा देखिए 0.5 से डिवाइड करना है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इजी अनदर रूल कि जब भी किसी नंबर को 0.5 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का फिर डबल हो जाता है, ये भी एक रूल है। तो जब 50 को डिवाइड करेंगे 0.5 से तो 50 का डबल हो जाएगा, और वो क्या होगा, बहुत आसान है, क्या होगा भाई, वेरी गुड, 100। तो 50 का डबल होता है 100 आ गया, और यूनिट क्या हमारा बना, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू न्यूटन। देयरफॉर किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड को हम यहाँ लिखेंगे न्यूटन n, और ये बहुत अच्छी तरह पहले समझ चुके हैं ये बात हम कि फोर्स किसी भी नाम से हो उसका यूनिट न्यूटन ही आएगा, चाहे वो आप कैलकुलेट कर लें या आपके पास किसी भी नाम से फोर्स हो उसको आप न्यूटन ही लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 100 न्यूटन। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 2, और प्रॉब्लम नंबर 2 हमें बोर्ड पे नज़र आ रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ 500 ग्राम ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर्स। एक ऑब्जेक्ट है जो 500 ग्राम इसका मास है और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, और इसका मतलब ये हो गया कि उस सर्कल का रेडियस भी कुछ होगा विच इज़ 2 मीटर्स विद अ सेंटीपेटल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, और उस पर सेंटीपेटल फोर्स अप्लाई हो रही है 4 न्यूटन की। तो उसकी स्पीड कैलकुलेट हमें करनी है। तो न्यूमेरिकल में हमेशा जब डेटा बनाएं तो डेटा बनाने के लिए एक छोटी सी एक टिप है
कि आप हमेशा जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उन वैल्यूज़ के साथ जो यूनिट लिखा हुआ होता है, इस यूनिट से आप आइडिया लेंगे कि वो कौन सा फिज़िकल क्वांटिटी है, वो कौन सी। तो यहाँ देखें ग्राम जो है वो मास का यूनिट है, इट मीन्स के 500 इज़ द वैल्यू ऑफ मास। तो हम यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब चूंकि मास ग्राम में दिया हुआ है और मास का SI यूनिट है किलोग्राम, देयरफॉर वी शुड कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम, सो वी डिवाइड दिस 500 by 1000 because 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो किलोग्राम से ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं, और 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5 किलोग्राम। मास हो गया ये। आगे वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, रेडियस की वैल्यू जो है वो 2 मीटर है, वो भी हम लिख लेंगे। रेडियस जिसको हम r से शो करते हैं, इसकी वैल्यू है 2 मीटर्स। उसके बाद है विद अ सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन। And now what is to be calculated? Speed is to be calculated. Find the speed. तो हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करनी है जो कि है v, और हमें ये स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो हम अब बनाएंगे फार्मूला एंड कैलकुलेशन। अब हम जाएंगे सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला एंड कैलकुलेशन लिखेंगे, और उसके बाद उस फार्मूला लिखेंगे हम सेंट्रीपेटल फोर्स का, जो कि है Fc इक्वल्स mv² अपॉन r। इस फॉर्मूले में 4 चीज़ें हैं, Fc m यानी मास, Fc सेंट्रीपेटल फोर्स, v स्पीड और r रेडियस। अब इस फॉर्मूले को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r को हम यहाँ Fc से मल्टीप्लाई कर देंगे और m को हम यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे। तो इस तरह ये बनेगा Fc मल्टीप्लाई बाय r डिवाइडेड बाय m, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स कि एक साइड पे अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, और एक मल्टीप्लाई कर हो रहा है तो फिर वो डिवाइड करेगा। तो इज इक्वल टू ये हो गया v², यानी v² की का फॉर्मूला बन गया Fc मल्टीप्लाई बाय r डिवाइडेड बाय m। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, तो Fc की वैल्यू है Fc की वैल्यू है 4 न्यूटन, हमने यहाँ लिख दिया 4 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय r रेडियस, रेडियस की वैल्यू है 2 मीटर, डिवाइडेड बाय m, यानी m की वैल्यू है 0.5 kg। हम यहाँ लिख देंगे नीचे 0.5 kg। अब हम वैल्यूज़ को एक साथ ले लेंगे और यूनिट्स को अलग कर देंगे, न्यूटन मीटर अपॉन किलोग्राम। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑब्वियसली 8 है, 8 0.5 से डिवाइड होगा। और ये भी आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी नंबर को 0.5 से डिवाइड करना हो तो वो नंबर आंसर में वो नंबर डबल हो जाता है, यानी 8 का डबल हो गया 16, और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास v² की। अब रह गई यूनिट्स। तो यूनिट्स में देखें आप कि न्यूटन की वैल्यू, जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा था, न्यूटन की क्या वैल्यू होती है, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड डिवाइडेड बाय किलोग्राम, और साथ में मीटर भी लिखा हुआ है, ये मीटर भी आ गया, यानी ये न्यूटन की वैल्यू आ गई किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, उसके साथ मीटर आ गया और नीचे किलोग्राम है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया। नाउ अब बचा मीटर और मीटर, ये बन गया मीटर स्क्वायर और s की पावर -2 यानी पर सेकंड स्क्वायर। अब v² की वैल्यू आ गई 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट ताकि हमें v की वैल्यू मालूम हो सके। तो हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, यानी हम इसको ले लेंगे
स्क्वायर रूट और इस पूरे का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ आप देखिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो रूट जो होता है वो एक्चुअली एक्सपोनेंट होता है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 जब होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा v। 16 का स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4। मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये फिर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मीटर आ गया। और s की पावर -2, ये भी स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो फिर ये s की पावर रह गई -1। इस तरह से v की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड। आप देखें वह यूनिट भी वेलोसिटी का, स्पीड का वही आया जो इसका SI यूनिट है। हालांकि यहाँ पर यूनिट्स दूसरे थे सारे, इनको चेंज किया, कन्वर्ट किया हमने, तो ये स्पीड का यूनिट हमें मिल गया आंसर में, जो कि लाजमी यहाँ पर लिखना होता है आखिर में। तो इस तरह वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई इसमें स्टेप क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसमें मैथमेटिकल सारे रूल्स हैं। एक रूल मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये रूट से स्क्वायर कैंसिल कैसे होता है। तो लेट्स सी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास था 16 और हमारे पास थी वैल्यू v स्क्वायर की, हमने स्क्वायर रूट लिया ऑन बोथ साइड्स। अब एक्चुअली ये रूट जो है ये एक्सपोनेंट होता है 1/2। इसी तरह से 16 जो है वो होता है 4 का स्क्वायर, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, और इसका भी एक्सपोनेंट बन गया रूट का 1/2। अब ये पावर के ऊपर पावर आ गई, व्हेन पावर इज ऑन पावर therefore both the powers will be multiplied, and same process here, 2 multiply by 1/2, ये कैंसिल हो गया 1/2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास खाली v की पावर 1। तो 1 पावर हो तो पावर 1 हो तो लिखते नहीं है, इसलिए आप यहाँ हो गया v और ये 4 की पावर 1 हो गया, इसलिए हम इसको भी 4 लिखेंगे। तो हाउ दिस इज हाउ रूट इज कैंसल्ड बाय स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना सही नहीं है। डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू v स्क्वायर की रूट में v लिख दें, ठीक है, कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि चेकिंग में ये प्रॉब्लम आए, तो आप इसको कैंसिल ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट कैसे लिया हमने, उससे स्क्वायर कैसे कैंसिल हुआ है। इसी तरह से मीटर का स्क्वायर भी कैंसिल हो गया रूट से, और सेकंड का जो पावर -2 है उसका 2 भी कैंसिल हो गया, वो 1 हो गई पावर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स सी, आप चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 3। और प्रॉब्लम नंबर 3 थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी इसके अंदर ट्विस्ट है, इसमें थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर एनवायरनमेंट। अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम, एक पत्थर है जो 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का पत्थर है, इज टाइड टू अ 1 मीटर स्ट्रिंग। इज टाइड बांधा गया है उसको, टू अ 1 मीटर स्ट्रिंग, एक मीटर लंबी डोरी से, रस्सी से उसको पत्थर को बांधा गया है, जिस पत्थर का मास जो है वो 100 ग्राम है। एंड इज वाइल्ड इन अ सर्कल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और उसको वाइल्ड किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है ऐसे करके एक सर्कल में, और उसकी स्पीड है उस पत्थर की 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस स्पीड से वो घूम रहा है सर्कल में। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो अभी आप इस न्यूमेरिकल को इस तरह से समझेंगे कि एक डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि एक आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि एक पत्थर या कोई बॉडी है, उसको स्ट्रिंग से बांध के घुमाया जा रहा है। तो आपको ये नोट करें, आपके जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो बन जाती है रेडियस उस सर्कल का। जैसा कि देख रहे हैं आप कि ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है, जो लंबाई है डोरी की, ये रेडियस में कन्वर्ट हो गई, यानी ये सर्कल का रेडियस हो गया। और इसी तरह से वो पत्थर जो है वो स्पीड से चल रहा है। तो अब जो इस
जो सेंट्रीपेटल फोर्स है इसमें, वही सेंट्रीपेटल फोर्स दरअसल उस स्ट्रिंग के अंदर फोर्स है जिससे उस पत्थर को घुमाया जा रहा है। तो हेयर सेंट्रीपेटल फोर्स जो हो गई वो स्ट्रिंग की फोर्स हो गई, यानी उस डोरी की फोर्स हो गई। और हम ये जानते हैं कि जब भी कोई फोर्स किसी रस्सी या डोरी में लगाई जाए उसको खींच कर, तो वो फोर्स बन जाती है, उसका नाम बन जाता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो स्ट्रिंग में टेंशन का काम कर रही है, क्योंकि वो स्ट्रिंग के अंदर है। तो स्ट्रिंग में जो फोर्स होती है, जो डोरी में जो फोर्स होती है, उसको टेंशन कहते हैं। तो यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन आपसे कहा गया है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करें। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स दरअसल टेंशन इन द स्ट्रिंग है, क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स है और सेंट्रीपेटल फोर्स भी एक फोर्स है। तो यहाँ हमें सेंट्रीपेटल फोर्स कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसका नाम क्या होगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हम डेटा बनाएंगे पहले, और डायग्राम के हिसाब से आप देखते जाइए कि सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है मास इस बॉडी का, जो कि 100 kg है, सॉरी 100 ग्राम है। मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 100 ग्राम, जिसको हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये बन गया 0.1 kg। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए और ये बन गया 1/10। तो 1/10 होता है 0.1। मास आ गया। उसके बाद है इन अ सर्कल विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर स्ट्रिंग इज टाइड टू 1 मीटर स्ट्रिंग। मैं यहाँ छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ। ये मास आ गया, ये मास आ गया 0.1 kg, और इसी तरह से 1 मीटर स्ट्रिंग, यानी आप देख रहे हैं जो स्ट्रिंग है वो रेडियस के बराबर है, लिहाजा हम यहाँ लेंगे रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये है इज इक्वल टू r। तो r इज इक्वल टू है 1 मीटर, एंड इज वर्ल्ड इन अ सर्कल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपको दी हुई है इज इक्वल टू v के बराबर है, ये v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन कैलकुलेट करनी है इज इक्वल टू t। टेंशन को हम t से शो करते हैं, जिसको हम बाद में सेंट्रीपेटल फोर्स में कन्वर्ट करके फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी डेटा हो गया हमारा। अब आ जाए हम फॉर्मूला और कैलकुलेशन की तरफ। तो चूँकि सेंट्रीपेटल फोर्स ही है जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, देयरफॉर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Fc इज इक्वल टू T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्योंकि यहाँ पर जो टेंशन इन द स्ट्रिंग T है इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, ये भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो Fc इज इक्वल टू T यानी टेंशन, और वो है mv स्क्वायर अपॉन r। और यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी होंगी हमें। m की वैल्यू है 0.1 kg, 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर, और v की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड का हो गया स्क्वायर, और अपॉन r इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जो कि 1 मीटर है, और नीचे आ जाएगा 1 मीटर। ना फिर वही करना है कि पहले हमें वेलोसिटी का, स्पीड का स्क्वायर करना है। तो 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर हो गया 100, मीटर का स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर, और पर सेकंड का स्क्वायर हो गया, सेकंड की पावर हो गई -2, 1 2 2 डिवाइड बाय 1 मीटर। अब हम नंबर्स को अलग कर लेंगे, यानी वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, एक 0.1 वैल्यू है और एक 100 वैल्यू, और डिवाइड बाय 1 है। और तमाम यूनिट्स को भी हम अलग कर लेंगे, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर,
पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। ये मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया और 100 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से तो ये आ जाएगा 10। ये आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं इसको। तो ये आ गया 10 और अपॉन 1। जब भी डिवाइड में 1 आ जाए तो उस 1 को लिखते नहीं है, वैल्यू हमारी वही होती है जो हमारी न्यूमरेटर में वैल्यू होती है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ 10 आ रहा है और यूनिट जो बच रहा है हमारे पास वो बच रहा है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और ये हम जानते हैं कि ये जो यूनिट आया है हमारे पास, ये फोर्स का यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड विच इज़ कॉल्ड न्यूटन। तो हमारा आंसर हो गया 10 न्यूटन और टेंशन इन द स्प्रिंग हमारे पास आ गई 10 न्यूटन की। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी कॉन्सेप्चुअल भी है काफ़ी, इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं बहुत सारे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक मेरा जो कि हमने सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का किया है और ग्रेविटेशन के हवाले से है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मास ऑफ द अर्थ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में। ओके, अल्लाह हाफिज़।